जय हिंद। लगभग रात के 2:15 बजे हैं। 13 फरवरी का सुबह है। इस डेट को लेकर कोई खबर नहीं है, बल्कि जो खबर है वह उन विद्यार्थियों या शोधार्थियों के लिए है जो किसी प्रकार की छात्रवृत्ति लेने का प्रयास कर रहे हैं कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से। अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाया है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आया है, या कहें कि एक छात्रवृत्ति या फेलोशिप आई है उन सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए जो किसी भी विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान के डिस्टेंस या रेगुलर मोड से पीएचडी कर रहे हैं या कर रही हैं उनके लिए। और ये फेलोशिप अच्छी खासी अमाउंट के साथ आपको दी जाती है भारत सरकार की एक संस्थान के द्वारा। तो ये फेलोशिप कौन सी है, कौन करेगा अप्लाई, कितने रुपए मिलेंगे हर महीने, कितने साल तक आपको मिलेगी और क्या कुछ इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या इसका प्रोसेस है, ये सारी जानकारी मिलेगी इस छोटे से वीडियो में। जितना आपके पास समय और जितनी समझ है वीडियो को उतना ग्रहण करिएगा। समस्याएं, सवाल, जिज्ञासाएं, डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिएगा, यानी कि पूछ लीजिएगा। जो संस्थान है आपको जो फेलोशिप देने वाला है उस संस्थान का नाम है भारतीय अनुसंधान परिषद। इन शॉर्ट में इसको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भी बोलते हैं, आईसीएचआर करके। तो इसी आईसीएचआर की तरफ से फेलोशिप आई है, आईसीएचआर जेआरएफ फेलोशिप 2023 और 24। लगभग लगभग नवंबर में आने वाली थी ये फेलोशिप, लेकिन किन्हीं कारणों से डिले हो गई होगी। ये हम भी नहीं जानते हैं, यूट्यूब भी नहीं जानता है, केवल संस्थान जानता है। उसका यहाँ डिस्कशन करने से कोई बेनिफिट ना ही आपको होगा ना ही मुझे होगा। मेरा डेटा और आपका समय वेस्ट होगा। तो ये संस्थान की फेलोशिप है 23 और 24 के सत्र के लिए। अगर आपका चयन होता है इस फेलोशिप में तो आपको प्रति महीना यानी कि हर महीने आपको 17,600 रुपये दिए जाएंगे एक महीने के लिए। और ये फेलोशिप आपको मैक्सिमम 2 साल के लिए दी जाएगी। और किसी मेजर कारण से, किसी अन्य पॉसिबिलिटी के कारण इस फेलोशिप को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है यदि संस्थान चाहता है तो। ठीक है, तो ये आपको पैसा मिलेगा हर महीने। एक महीने का लगभग 17,500, तो 2 साल का कितना होगा कमेंट करके आप मुझे बताएंगे तो बेहतर होगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी। दूसरा, 1 साल का आपको अलग से कुछ पैसा भी मिलेगा अपने इस शोध कार्य के दौरान, अनुसंधान के दौरान। आप जब कुछ स्टेशनरी खरीदते हैं, पुस्तकें खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए, कहीं आने जाने के लिए भी, तो ये अमाउंट होगा लगभग 16,500 का। 1 साल में ये एक बार मिलेगा, 2 साल में 2 बार दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको 17,500 प्लस की फेलोशिप भी दी जाएगी प्रति महीने के हिसाब से। ये तो आपको बेनिफिट होने वाला है। अब इस फेलोशिप को भरने के क्या कुछ नियम कानून है वो भी सुन लीजिए। आप जनरल कैटेगरी हैं, या आप एससी कैटेगरी है, या एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, वुमेन में है, डिफेंस में है, हैंडीकैप है, विशेष हैंडीकैप है, सभी कैटेगरी के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त यदि किसी आवेदनकर्ता के पास किसी प्रकार का कोई अन्य छात्रवृत्ति है वर्तमान में, तो वह आवेदन नहीं कर सकता इस फेलोशिप के लिए। इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। चतुराई मत दिखाइएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कि आप छिपा लें कि आपका नेट जेआरएफ हुआ है नहीं हुआ है। जैसे ही आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और फादर का नाम एंटर करेंगे, यूजीसी की वेबसाइट की सारी डिटेल इस संस्थान के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। और अगर वहां रिकॉर्ड में पाया गया आईसीएचआर की छानबीन टीम के द्वारा कि आपका ऑलरेडी नेट जेआरएफ या गेट सेट पास है, तो आपके फॉर्म को रद्द भी कर दिया जाएगा और भविष्य में भी आपको इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं और ना ही इसमें किसी प्रकार अन्य कोर्स में या वर्कशॉप में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चतुराई यहाँ मत दिखाइएगा। जो बच्चे योग्य हैं, एलिजिबल है, उनको मौका देने दीजिएगा। ठीक है, तो किसी भी कैटेगरी के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी फीस भी है और कुछ बच्चों को फीस से एग्जाम्पशन भी दिया गया है, उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज की 2 साल तक ये मैक्सिमम आपको दी जाएगी, लेकिन विशेष कंडीशन में इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है यदि संस्थान ये ऐसा समझता है तो। ठीक है, 3 स्टेज हैं सिलेक्शन के इसमें। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, दूसरा एक प्रवेश परीक्षा देनी है, उसके पैटर्न की बात आगे करेंगे, और तीसरा आपको एक इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के भी 2 पैटर्न है, उसकी बात भी हम आगे करेंगे, है ना, मोटा मोटा सा। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। 9 फरवरी को फिलअप करना स्टार्ट हो गया है। 23 फरवरी 2024 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 28 फरवरी 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद यदि फीस की कैटेगरी में आप आएंगे तो उसका स्लिप का कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको बाय पोस्ट भी एक एड्रेस पर भेजने हैं। एड्रेस मैं आपको बाद में बता दूंगा। और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का जो प्रिंट आउट फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में 28 फरवरी 2024 लास्ट डेट रखी गई है।
23 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म जमा करना है, फीस सबमिट करनी है। 28 फरवरी तक आपको सारे डॉक्यूमेंट जो संस्थान का एड्रेस मैं बताऊंगा वहां आपको बाय पोस्ट भी भेज देने हैं। फिजिकल मोड पे जाकर देना चाहते हैं बाय हैंड तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन 28 फरवरी 2024 लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक का समय है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस से पहले आपका आएगा एडमिट कार्ड। एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 फरवरी, एडमिट कार्ड आएगा 25 फरवरी को, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 29 फरवरी को। ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीबीटी या ओएमआर किसी भी एक माध्यम से हो सकता है, कंप्यूटर पे होगा या पेन पेंसिल से होगा। अगली बात, पेपर के जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू मोड में आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू मोड में आएंगे और ये परीक्षा आपको देनी है। इसके बाद होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार की डेट है मार्च के महीने की 5 और 6 मार्च 2024। टाइमिंग आपको बाद में बता दिया जाएगा और लगभग 3 से 4 दिन के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये संभावित डेट से जो मैंने आपको बताई, अब कुछ और बातें भी कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी विशेष रूप से आवेदनकर्ता का मैंने पहले ही बताया, कहीं का भी स्टूडेंट हो सकता है, किसी माध्यम का हो सकता है, चाहे आप, लेकिन आपका पीएचडी में एडमिशन हुआ होना जरूरी है। यानी कि आपका एनरोलमेंट होना चाहिए पीएचडी में, चाहे रेगुलर माध्यम से हो, पार्ट टाइम माध्यम से हो, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से हो, स्टेट यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस माध्यम से हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पीएचडी में एनरोलमेंट होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पीएचडी का इंटरव्यू दे दिया और आपको लगता है कि 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर ऐसा लगता है आपको तो इस फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते के साथ ही आपसे आपका पीएचडी का एनरोलमेंट नंबर मांगेगा और कहाँ आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम भी मांगेगा, और हो सकता है एचओडी, रजिस्ट्रार या सुपरवाइजर का भी डिटेल आपसे मांगेगा। और ये सब चीजें ना होने पर आपको समस्याएं हो सकती हैं, इसका रखिएगा विशेष रूप से ख्याल। ठीक है। तो एज क्राइटेरिया अभी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है, वेबसाइट पर भी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी 35 या 40 एज तक के बच्चे शायद इसको भर सकते हैं, क्योंकि विशेष प्रावधान भी प्राप्त है संस्थान को। तो हो सकता है अबव 35 या अबव 40 के बच्चे भी इसको भर सकते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को लेकर। इसको लेकर आप वेबसाइट से कंसल्ट करिएगा, कोई नंबर मिलता है, सूचना मिलती है, और कमेंट करके मुझको भी बताइएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन का फॉर्मेट 2 स्टेज में होंगे। एमसीक्यू के माध्यम से पहला पेपर आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर का सिलेबस 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, हिस्ट्री। एक विशेष बात, इस वाले फेलोशिप के लिए वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो सोशल साइंस की फील्ड के हैं। और सोशल साइंस में भी अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री से है तो आपकी संभावनाएं सबसे ज्यादा कह लीजिए, या प्रायोरिटी आपको दी जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। मैं जोड़ के बता रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा। यदि आपकी पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री है या कंपैरेटिव हिस्ट्री है, या आपने एंशिएंट से पहले क्या आता है, प्री हिस्ट्री आता है ना, ये हिस्ट्री है, या फिर आपकी आर्कोलॉजी वाला कोई सब्जेक्ट है, या आपने साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री में कुछ काम किया है, ऐसे ही मेन और अलाइड डिसिप्लिन वाले बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा इसमें हिस्ट्री के तीनों क्षेत्रों से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, किसी एक क्षेत्र से, एक एरिया से क्वेश्चन आएंगे, जिसका आप चयन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में भरते वक्त। उसके 3 ही है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जैसा संस्थान का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ये नॉर्मल सी बात है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ही है, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हो सकता है इतिहास के किसी विषय पर एक काम करवाना चाहता है या चाहेगा, ऐसी पॉलिसी होगी। तो आप अगर भारतीय इतिहास के अध्ययन करता है विद्यार्थी है तो ही आवेदन करेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आंसर, आपका प्रपोजल, इंटरव्यू सब उसी बेस पर रहेंगे। और बाकी एंट्रेंस से पहले भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। और धन्यवाद उस विद्यार्थी सुधार्थी का जिन्होंने मुझे इसकी सूचना दी कि ये फॉर्म आ गया है। मैं खुद वेट कर रहा था क्यों नहीं आया, तो उनको बहुत बहुत मेरा सलाम है और धन्यवाद है कि उनके माध्यम से ये सूचना मुझे और मेरे एक छोटे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है। ठीक है। हाँ, पेपर का जो माध्यम है वो 2 रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। पेपर के सवालों के जवाब या आप हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूरा पेपर या तो हिंदी में करिएगा अटेंड या फिर इंग्लिश में करिएगा। मिक्सअप लैंग्वेज करेंगे तो चेक करने वाले, चाहे कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है उसका या कोई व्यक्ति है, उसको समस्याएं हो जाएंगी आपकी मार्किंग या आपको जज करने में। तो एक भाषा का चयन करिएगा। ठीक है। बाइलिंगुअल देना है, इसकी परमिशन आप पहले संस्थान से लीजिए, या कोई प्रोसेस है विशेष तो वो बात करिए, लेकिन मेरी तो यही आपसे राय है कि हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाषा का चयन आप लोग करिए। ठीक है।
पहला जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। पासिंग मार्क्स कितना है ये नहीं बताया, लेकिन मेरिट टोटल के बेस पे इसमें बनेगा आपका एंट्रेंस का नंबर, स्टेज 2 इंटरव्यू का नंबर और उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेंगे 160 नंबर का आपका रहेगा। और जो इंटरव्यू आपका होगा, जिसमें इंटरव्यू है प्लस प्रेजेंटेशन है प्लस सरोप्सिस है, ये सारा होगा 60 नंबर का। तो टोटल 160 नंबर में से कितने मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं, उसी पे डिपेंड होगा आपका सिलेक्शन। एक और बात, कितने भी फॉर्म आए, 100 फॉर्म आए, 1000 आए, 10,000 आए, लाख तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतिहास विषय वैसे लोगों को बोरिंग लगता है। क्योंकि इतिहास से हमने ये जरूर सीखा है कि इतिहास से हमने कुछ भी नहीं सीखा है। कोट किसका है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा अगर आप थोड़े से इतिहास के जानकार हैं। और अगर आपने कभी होमो सेपियंस जैसी बुक्स का अध्ययन कभी किया है ना, होमो सेपियंस बड़ी अच्छी बुक है, इंसान के व्यक्तित्व और उसकी उत्पत्ति के विकास के संदर्भ में, नॉट कॉल्ड विकास दुबे या विकास दिव्यकीर्ति सर, मानव का विकास कैसे, उसका होमो सेपियंस बुक है। जो बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे या होंगी, मेरी बहनें मेरे भाई, वो जरूर इस बुक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक विषय छूट गया, इसमें ऐसे सब्जेक्ट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक विषय होता है इतिहास में, इतिहास का लेखन, कि इतिहास को लिखा कैसे जाता है, इतिहास की राइटिंग कैसे होती है। यदि आपका पीजी में या यूजी में या वर्तमान पीएचडी में ऐसा ही कोई विषय है कि इतिहास लेखन के संदर्भ में, इतिहास लेखन की समस्याओं के संदर्भ में, इतिहास के कॉन्सेप्ट या इतिहास की थ्योरीज को समझने के संदर्भ में कोई काम आपका है और पीएचडी कर रहे हैं, तो भी आप इस वाले फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल माने जाएंगे अलाइड फील्ड के दृष्टि से। इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्राइटेरिया बताया। इसके अलावा भी आपको लगता है कि हमारा ये दूसरा विषय है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे सोशल वर्क के हैं ना, किसी बार में आएगा कि हमारा सोशल वर्क है, तो हम आवेदन करेंगे नहीं करेंगे। अगर ऐसी आपकी कुछ समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे कल्चर पर रिसर्च करना चाहते हैं, फिलोसफी रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर सबल्टन हिस्ट्री पे काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट स्टडीज पे काम करना चाहते हैं, वो बच्चे भी इसमें आवेदन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 3 ही फील्ड से आएंगे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर। ना ऐसा मत समझिएगा कि मैंने वीडियो में बताया कि बच्चे अप्लाई कर दें एंथ्रोपोलॉजी वाले, फिर आपके सर सवाल नहीं आए एंथ्रोपोलॉजी के। और एक और बात, अगर आप हिस्ट्री के हैं और अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उसी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन होता है रिलीजियस का, धर्मों का। इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म भी आता है। तो यदि आप जैनिज्म या बुद्धिज्म के विद्यार्थी शोधार्थी हैं, तो भी आप आवेदन इसमें 100% करिए और एंशिएंट हिस्ट्री को ही चुनिएगा, मॉडर्न को मत टच करिएगा। ठीक है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, क्या क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं मैं बनाना चाहता हूं। और जो कुछ आपको जानना है कमेंट बॉक्स में या ईमेल के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, पीपीटी आपको बनाकर लेकर जाना है और प्रेजेंटेशन भी बनाकर लेकर जाना, सिनॉप्सिस भी, उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे बनता है, पीपीटी में क्या मेंशन करना है, क्या छोड़ना है, और पीपीटी का क्या फॉर्मेट होता है, उसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो पे, उसके अकॉर्डिंग, और 15 या 20 फरवरी के आसपास मैं आपको वीडियो रिलीज कर दूंगा, वीडियो का सेकंड पार्ट, उसको भी देखिएगा और कोई समस्या सवाल तो पूछिएगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं, नई दिल्ली, बैंगलोर, गुवाहाटी और पुणे। ठीक है, इंटरव्यू इसमें दिल्ली में ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो आप भर देंगे 23 फरवरी तक, और 28 तक आपको बाय पोस्ट सबमिट करना है। तो वो एड्रेस नोट कर लीजिए, इस एड्रेस को मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये एड्रेस है 2 द मेंबर सेक्रेटरी, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, 35, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली 110001। 11 है, 000 है और 1 है। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, उनको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, और जो बच्चे इसके अलावा किसी कैटेगरी में आते हैं, उनको 500 रुपए की फीस देनी है। लास्ट वाले फॉर्म में वुमेन भी इसमें शामिल थी कि वुमेन को भी फीस नहीं देनी थी, एग्जाम्शन रखा गया था, और डिफेंस वालों को। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में वुमेन्स का और डिफेंस वालों का जिक्र नहीं है, तो हो सकता है वुमेन कैंडिडेट को और डिफेंस वालों को इस बार 500 रुपए देने होंगे, और जनरल वालों को भी, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल 500 रुपए। ठीक है, ये सारी जानकारी थी आईसीएचआर जेआरएफ 23 और 24 के एप्लीकेशन प्लस छात्रवृत्ति प्लस एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस आवेदन को लेकर। इसके अलावा कोई जानकारी अगर मुझसे छूट गई है, उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और एंट्रेंस के पैटर्न, इंटरव्यू के पैटर्न, पीपीटी के पैटर्न को लेकर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का भी ध्यान रखिएगा। कुछ हो या ना हो, प्रतिपल प्रतिक्षण सीखने का प्रयास करिएगा। वर्तमान इसकी उम्मीद करता है और इतिहास आप पर ये दायित्व छोड़कर चला जाता है। जय हिंद।